Hello dear students, myself DM Sharma. I welcome you in the fifth video of Economics and Introduction, the very first lesson of economics subject, Standard 11th Gujarat Board. Friends, if you still have not subscribed my channel, then please subscribe it and press the bell icon button so that you can get the notifications of my next videos on the very first day. Friends, in the last video we have studied about aspects to be taken while presenting statistical data through diagram or graph. Today we will study about the types of diagram and importance of economics. So without wasting time, let's start. So friends, our today's first topic is some requisite aspects in collecting statistical information and presenting it in diagram, graph और chart. यानी किसी भी स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन को डायग्राम, ग्राफ या चार्ट के थ्रू प्रेजेंट करने के लिए हमें किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए वो चीज़ हमें यहाँ पर सीखनी है. सो द फर्स्ट पॉइंट इज सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन और डेटा. फ्रेंड्स, द फर्स्ट थिंग इज टू बी कंसिडर्ड इज द सोर्स ऑफ डेटा मस्ट बी रिलायबल एंड यूनिवर्सली एक्सेप्टेड टू एंश्योर देयर एक्यूरेसी. आप जो डेटा प्रेजेंट कर रहे हैं वो डेटा आपने कहाँ से लिया है, उसका सोर्स वो रिलायबल होना चाहिए, भरोसेमंद होना चाहिए और यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होना चाहिए, तो आपका डेटा प्रेजेंट करने का महत्व बनता है. अदरवाइज़ आप ऐसे ही हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेकर यानी काल्पनिक नंबर्स लेकर अगर आप कुछ एक्सप्लेन करते हैं तो उस पर लोगों का भरोसा नहीं आएगा. तो आप जब भी स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करें तो ये ज़रूर मेंशन करिए कि आपने वो डेटा कहाँ से लिया है. फॉर इंस्टेंस, टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पैरामीटर्स इन इंडिया, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया एंड डेटा प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन इज़ रिलायबल सोर्स. यानी आप भारत में ग्रोथ या डेवलपमेंट के पैरामीटर्स का अगर डिस्कशन करते हैं तो उसके लिए जो नंबर्स आप लेते हैं या उसके लिए जो स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट करते हैं तो वो इन्फॉर्मेशन अगर आपने इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया से या CSO मीन सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन से अगर आप कलेक्ट करते हैं तो वो एक भरोसेमंद संस्था है जिसके ऊपर लोगों का भरोसा तुरंत आ जाएगा कि भाई यहाँ से जो डेटा लिया गया है वो रिलायबल है. तो कोई भी डेटा प्रेजेंट करने के लिए वो डेटा रिलायबल होना चाहिए. सेकेंड, द वेरी इंपॉर्टेंट clarity regarding dependent and independent variable. Friends, when we present the data through graph, picture or chart, we have two kinds of variables. So we have to present those variables on the graph paper on two different axes that we know, x axis and y axis. So which variable should be presented on which axis, that must be clear. When there is a cause effect relationship, friend, cause effect relationship, आपको ये नया वर्ड लग रहा होगा. cause effect relationship का मतलब होता है कि दो वेरिएबल्स में कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप तब मानी जाती है जब कोई एक वेरिएबल इंडिपेंडेंट हो और दूसरा उस पर डिपेंडेंट हो. यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो स्वतंत्र चल है वो अगर चेंज होता है तो उसके कारण उसके ऊपर डिपेंडेंट जो वेरिएबल है वो भी चेंज होता है. जैसे प्राइस एंड डिमांड, आप समझ सकते हैं प्राइस वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, स्वतंत्र चल है. किसी चीज़ का प्राइस वो हमारे जोर से नहीं बढ़ता या घटता, तो प्राइस अगर चेंज होता है तो उसके असर से डिमांड चेंज होती है. तो प्राइस और डिमांड के बीच में हम कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप समझ सकते हैं. So when there is a cause effect relationship between variables, then the cause variable is treated as an independent variable. आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जो cause variable है फ्रेंड्स उसको हम independent variable लेंगे and the effect variable is treated as dependent variable. In our example of price and demand, price is independent, hence it is called cause variable. So here price is the cause variable and demand is effect variable. So while presenting the data through graph, the independent variable is presented on x axis. आपको ये very short question में पूछा जा सकता है कि on x axis which kind of data or which kind of variable can be presented. So you have to remember independent variable is presented on x axis
while the dependent is on y-axis. So example, rainfall and agriculture. So there is a cause effect relationship between rainfall and agriculture production. अगर बरसात अच्छी होती है तो प्रोडक्शन अच्छा होता है. यानी rainfall is independent variable, hence it will be presented on x-axis, and agriculture production is dependent on rainfall, so it is dependent variable and it will be presented on y-axis. But friends, there is an exception in the law of demand. You can see here, in the law of demand, however, price is an independent variable. जैसे हमने पहले भी देखा, प्राइस वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इज प्रेजेंटेड ऑन वाई एक्सिस. आपको ध्यान रखना है कि ये सिर्फ एकमात्र ऐसा एग्जाम्पल है जहां पर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो वाई एक्सिस पर एंड डिमांड जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो एक्स एक्सिस पर प्रेजेंट की जाती है. एंड द थर्ड पॉइंट इज सिलेक्टिंग एप्रोप्रिएट स्केल. So friends, while presenting the information with the help of graph, we have to remember that the graph should not be too small or too large. It should be appropriate. So for that, we have to choose the appropriate scale. आपको इस तरीके का स्केल लेना है कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, आप चाहे जो स्केल ले सकते हैं, वो ग्राफ रॉन्ग नहीं होगा, बट आपका ग्राफ एट्रैक्टिव होना चाहिए, बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं, बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं. तो आपको ये तीसरी बात ये ध्यान में रखनी है कि द स्केल शुड बी अप्रोप्रिएट. नेक्स्ट टॉपिक, प्रेजेंटिंग क्वांटिटेटिव न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन इन डायग्राम और ग्राफ्स. तो इसमें सबसे पहले आपको सीखना है टाइप्स ऑफ चार्ट्स, ग्राफ और डायग्राम. So there are 3 types of diagram. Those are bar diagram, grouped bar diagram and pie diagram. Friends, in 11th standard आपको सिर्फ इनका मीनिंग ही जानना है. आपको एग्ज़ाम में ग्राफ ड्रॉ करने का क्वेश्चन नहीं आता. यहाँ पर मैंने तीनों की डिफ़ाइन आपको एक्सप्लेन की है, आपको बस वो डिफ़ाइन ही याद करनी है. So the bar diagram, a bar diagram is a diagram which represents grouped data with rectangular bars with length proportional to the value which they represent. आप यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये बार डायग्राम का एग्जाम्पल है. ये रेक्टेंगुलर बार्स आपने ड्रॉ किए हुए हैं हर एक वेरिएबल्स के लिए, हर एक नंबर्स के लिए. तो इस तरह से आप बार डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं. सेकंड, grouped or clustered bar diagram. So generally if there is one independent variable and 2 or more dependent variables, then statistical data are represented with the help of clustered or grouped bar graph. आप यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड्स, years ये एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जो कि एक ही है, और इन वर्षों के ऊपर ये 3 चीज़ें डिपेंडेबल हैं, मेल, फीमेल एंड टोटल. तो इस एक इंडिपेंडेंट पर ये 3 डिपेंडेंट वेरिएबल का ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं. तो इस तरीके से जो ग्राफ ड्रॉ होता है उसे हम ग्रुप्ड या क्लस्टर बार ग्राफ बोलते हैं. आप देख सकते हैं 1951 पे आपको 3 अलग अलग बार्स दिखाई दे रहे हैं. तो इसे हम ग्रुप्ड या क्लस्टर्ड बार डायग्राम या बार ग्राफ बोलेंगे. एंड लास्ट, पाई डायग्राम. अ पाई चार्ट इज अ सर्कुलर स्टैटिस्टिकल ग्राफ विच इज डिवाइडेड इनटू सेक्टर्स to illustrate the numerical proportion of data. The numerical data is proportionately converted into degrees in a circle and sectors are formed considering those degrees. Friends, यहाँ पर पाई डायग्राम सर्कल में ड्रॉ किया जाता है. आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये आपका पाई डायग्राम है जिसमें जो टोटल डेटा होता है उसे हम डिग्रीज़ में कन्वर्ट करते हैं. टोटल 360 डिग्रीज़ होती हैं, उस 360 डिग्रीज़ के प्रोपोर्शन में हम इन डेटा को कन्वर्ट करते हैं और फिर उन डिग्रीज़ के हिसाब से प्रोट्रैक्टर की हेल्प से हम ये पाई डायग्राम ड्रॉ करते हैं. आपके स्टैटिस्टिक्स के सेकंड लेसन के अंदर आपको पाई डायग्राम किस तरह से ड्रॉ करना है वो सिखाया जाएगा. इकोनॉमिक्स में आपके सिलेबस में ये नहीं है. सो फ्रेंड्स, अवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स का क्या महत्व है वो हम सीखेंगे. फ्रेंड्स, इसके लिए हम एक चार्ट के थ्रू इसे एक्सप्लेन करेंगे. आप देख सकते हैं टोटल 3 टाइप्स के इम्पोर्टेंस आप देख सकते हैं यहाँ पर. अंडरस्टैंडिंग एवरीडे बिहेवियर,
second importance is economic importance, and third is professional decision making. So friends, our first importance is understanding everyday behavior. It is helpful in understanding everyday behavior of human beings, society and state while managing routine task. यानी रोज के जो कामकाज होते हैं उन रोज के कामकाज में हमें जो रोज के लोगों का जो बिहेवियर है उसके बारे में हमें अंदाज़ा लग जाता है. आप फर्स्ट इसका सब टाइप देख सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग इंटरनेशनल बिहेवियर. फॉर एग्जांपल, समटाइम्स some international events affects lives of people in several countries like US, Russia, China, etc. People try to understand the impact of rise in price of crude oil in international market on their own cost of living. People also try to understand why some countries are more developed and others are less developed. फ्रेंड्स, आप समझ सकते हैं कि जब क्रूड ऑयल का भाव यानी पेट्रोल का भाव जब इंक्रीज़ होता है तो हमें पता है कि हम बाहर के देशों से पेट्रोल इंपोर्ट करते हैं, तो किन रीज़न से ये भाव बढ़ा है ये हम जानना चाहेंगे. तो वो इकोनॉमिक्स के स्टडी से वो चीज़ समझना इजी हो जाता है. और दूसरे देश हमारे देश के कंपेयर में लेस डेवलप्ड या मोर डेवलप्ड क्यों है, किन रीज़न से हैं, ऐसे कौन से रीज़न से कि हम दूसरे देशों से पिछड़े हुए हैं, इस टाइप के रीजंस को समझना भी आसान हो जाता है जब हम इकोनॉमिक्स का स्टडी करते हैं. सेकंड पॉइंट आप देख सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग हिस्टोरिकल इवेंट्स. नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स हेल्प्स टू अंडरस्टैंड हिस्टोरिकल इवेंट्स बेटर. इकोनॉमिक्स हेल्प टू अंडरस्टैंड बेटर द रीजंस बिहाइंड वॉर्स, द एंट्री ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया and the resultant British Raj, India's revolt against goods made in England during British rule, labor movements, etc. फ्रेंड्स, हमारे इतिहास में क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई थी, वो प्रॉब्लम्स क्यों हुई थी, किन रीजन से हुई थी, वो सभी कुछ समझना आसान हो जाता है जब हम इकोनॉमिक्स का स्टडी करते हैं. सेकंड इम्पोर्टेंस है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, जिसमें डिसीजन मेकिंग बाय इंडिविजुअल्स. फ्रेंड्स, जो इकोनॉमिक का स्टडी करता है उसे डिसीजन लेने में आसानी होती है. वो समझ सकता है कि अभी कौन सा ट्रेंड चल रहा है, मैं किस टाइप का कामकाज करूँगा तो मुझे बेनिफिट होगा, मैं कहाँ इन्वेस्ट करूँगा तो मुझे ज़्यादा पैसा या ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है. तो इस टाइप के डिसीजन लेने में उसे कोई परेशानी नहीं होती. सो इकोनॉमिक का स्टडी इंडिविजुअल डिसीजन लेने में हेल्प करता है. एंड अंडरस्टैंडिंग गवर्नमेंट पॉलिसीज़. फ्रेंड्स, गवर्नमेंट कोई भी नई पॉलिसी लाती है तो वो इकोनॉमिक लैंग्वेज में होती है. तो जब आप इकोनॉमिक्स को स्टडी करते हैं, आपको इकोनॉमिक्स का नॉलेज होता है, तो उन पॉलिसीज़ को समझना आपके लिए इजी हो जाता है. जैसे आप कहीं सुनेंगे कि इन्फ्लेशन रेट इज़ इंक्रीज्ड बाय 5%. तो इन्फ्लेशन रेट वो एक इकोनॉमिक टर्म है, इकोनॉमिक शब्द है. आपको इन्फ्लेशन का मतलब ही नहीं पता होगा तो आप उस पॉलिसी को समझ कैसे पाएंगे. तो आप अगर इकोनॉमिक्स को स्टडी करते हैं, उसका नॉलेज रखते हैं, तो गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी नई पॉलिसी अगर बनाई जाती है तो उसके प्लस पॉइंट्स क्या हैं, उसके माइनस पॉइंट्स क्या हैं, वो आप इजीली समझ सकते हैं. एंड द लास्ट, प्रोफेशनल डिसीजन मेकिंग. फ्रेंड्स, डिसीजन मेकिंग एक तो सामान्य डिसीजन मेकिंग होता है जो एक आम आदमी लेता है, और एक प्रोफेशनल डिसीजन मेकिंग होता है जो एक्सपर्ट्स लेते हैं, जो इकोनॉमिक्स का डिटेल स्टडी करके कॉस्ट या रेवेन्यू या डिमांड, सप्लाई, इनके लॉज को स्टडी करके जो डिसीजन लेते हैं उन्हें हम प्रोफेशनल डिसीजन मेकिंग बोलते हैं. तो इकोनॉमिक्स का स्टडी करके हम इस टाइप के प्रोफेशनल डिसीजंस भी हम ले सकते हैं. Now friends, we go for the exercise. In the first question, choose the correct options for the following from the options provided. The first question, what is the science which studies human behavior and deals with economic problems called? Options are philosophy, physics, economics and statistics. So we better know that it is called economics. Option C. Second question, from which Greek word is economics is derived? Oikonomos, ecology, philo, nomos. So we better know it is oikonomos. We have discussed this.
Third question, who is known to be the first economist to have started studying economics as a separate science? Kautilya, Marshall, Robbins, and Adam Smith. So we know that Adam Smith was the first person who gave status of science to economics. Fourth question, who introduced economics as a real science? Options are Adam Smith, Robbins, Samuelson, Marshall. So that is Robbins. Robbins ने इकोनॉमिक्स को वास्तविक विज्ञान कहा था. In how many branches is economics classified by the method of study and analysis? So there are two branches, microeconomics and macroeconomics. Sixth question, on which axis are the independent variable like countries, year, rainfall, etc. usually represents? सो फ्रेंड्स हमने देखा था कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल हम एक्स एक्सिस पर प्रेजेंट करते हैं, लेकिन यहाँ पर एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है. लेकिन आप देख सकते हैं ऑप्शन ए वर्टिकल है और ऑप्शन बी हॉरिजॉन्टल है. तो हॉरिजॉन्टल यानी ऐसा, तो जिसे हम हॉरिजॉन्टल यानी इस पर हम ये हमारा एक्स एक्सिस है और वर्टिकल ये हमारा वाई एक्सिस होता है. तो यहाँ पर एक्स एक्सिस मीन्स हॉरिजॉन्टल एक्सिस आएगा. एंड द लास्ट क्वेश्चन, who has written the book Principles of Economics? So options are Adam Smith, Marshall, Robbins and Samuelson. So Principles of Economics is written by Marshall. All other questions you can get from our notes. आपने वीडियो देखते हुए जो जो नोट्स देखी हैं उन सभी में आपको इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे फ्रेंड्स. अगर आपको किसी में कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. मैं आपको सेपरेट वीडियो बनाकर उसके आंसर्स आपको एक्सप्लेन कर दूंगा. सो फ्रेंड्स, टुडे वी स्टॉप हियर. फ्रॉम माय साइड दिस लेसन इज कंप्लीटेड. आई हैव एक्सप्लेन्ड यू ऑल द टॉपिक्स ऑफ टेक्स्ट बुक्स and some extra topics also I have tried to explain you, and in the exercise the multiple choice questions and very short questions also I have explained. Still, if you have any doubt you can ask me in the comment section. Very soon we will meet with the second lesson of economics subject. Till then, keep study and stay at home. Goodbye.